दोस्तों, आज हम अपनी पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और हमने पिछली क्लास में हरियाणा के उदय को पढ़ा था कि हरियाणा अस्तित्व में आया है, ये किस प्रकार से हरियाणा अस्तित्व में आया था, तथा हरियाणा ब्रिटिश शासन के दौरान या उससे पहले हरियाणा जो है कि किस राज्य के अंडर में आता था। तो हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसका एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं हम, और उसके बाद हम नेक्स्ट आगे इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि 1857 की जब क्रांति होती है उस समय या उससे पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश के अंडर में आता था। इसका प्रशासन जो ब्रिटिश रूल था वह इस हरियाणा का प्रशासन उत्तर प्रदेश के अंदर से होता था। उसके बाद क्या होता है, जब 1857 की क्रांति हो जाती है तो 1857 के बाद हरियाणा को 1858 में पंजाब प्रांत में शामिल कर दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि हरियाणा 1858 से पहले हरियाणा किस स्टेट का हिस्सा हुआ करता था। तो 1858 से पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश प्रोविंस के अंदर आता था, तथा उस 1858 में हरियाणा को किस स्टेट के अंदर शामिल किया गया, हरियाणा को पंजाब प्रांत के अंदर, या इसको पूर्वी पंजाब का हिस्सा बना दिया गया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था 1925 की घटना। 1925 में क्या हुआ था कि दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, यहाँ पर बैठक हुई थी। और इस अधिवेशन में जो स्वागत समिति थी बनाई गई थी, जो उनके स्वागत करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के अध्यक्ष थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन। पीरजादा मोहम्मद हुसैन क्या करते हैं, पहली बार हरियाणा को पंजाब प्रांत से वे हटाकर इसको दिल्ली के अंदर मिलाने की मांग करते हैं। हरियाणा को दिल्ली के अंदर मिलाने की डिमांड करता है पीरजादा मोहम्मद हुसैन, क्योंकि हरियाणा की जो कल्चर थी, यहाँ की भाषा, यहाँ का खान पान, वह दिल्ली से मिलता जुलता था। इसलिए हरियाणा को दिल्ली में पहली बार दिल्ली के अंदर इसको शामिल करने की मांग की गई थी पीरजादा मोहम्मद हुसैन के द्वारा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था उसमें। फिर यहाँ से आगे और भी छोटी मोटी आंदोलन या प्रदर्शन होते रहे थे, लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना घटित होते जब देश आजाद हुआ हुआ 1947 में। उस समय भी हरियाणा को अलग करने के लिए मांगे होती रही, तथा उसके बाद 1 अक्टूबर 1949 को जो पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री हुआ करते थे भीमसेन सच्चा, वे एक फॉर्मूला लाते हैं और विधानसभा के अंदर एक फॉर्मूला पेश करते हैं, जिसका उस फॉर्मूले का नाम रखा गया था सच्चर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के तहत इस समस्या को हल करने के लिए हरियाणा और पंजाब की जो समस्या थी, इस समस्या को हल करने के लिए वे एक सच्चर फॉर्मूला लाते हैं। इस फॉर्मूले के तहत भीमसेन सच्चर क्या सुझाव देते हैं कि एक हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र, पंजाब प्रांत को 2 क्षेत्रों में बांटने का ये एक सुझाव पेश करते हैं, हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र। तो जो वह हिंदी क्षेत्र बनाया गया था 1949 में सच्चर फॉर्मूले के तहत, जो हिंदी क्षेत्र था उसके अंदर जैसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों को शामिल किया गया था, जैसे गुड़गांव को शामिल किया गया, गुड़गांव, रोहतक, हिसार। उसके अलावा इसमें कुछ अंबाला की तहसीलें थी, नारायणगढ़ और जगाधरी, इन तहसीलों को इसके अंदर शामिल किया गया था। तथा इसके अंदर शिमला और कांगड़ा, ये तहसीलें सच्चर फॉर्मूले के तहत आती थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जो शिमला है, शिमला शिमला जो आज के समय में हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो 1949 में ये क्या है, ये पंजाब प्रांत का हिस्सा हुआ करता था, और उन सच्चर फॉर्मूले के तहत शिमला को हिंदी क्षेत्र के अंदर शामिल किया गया था, और एक इसका कांगड़ा को इसके अंदर कांगड़ा तहसील को हिंदी क्षेत्र में शामिल किया गया था। तो शिमला से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सच्चर फॉर्मूले के तहत कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है जो फिलहाल हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, लेकिन 1949 के सच्चर फॉर्मूले के तहत ये हिंदी क्षेत्र में आता था, तो वह शिमला डिस्ट्रिक्ट था। तो इसको भी हमें याद रखना है। उसके बाद हमने फिर क्या होता है, जब ये सच्चर फॉर्मूला बन गया, पंजाब प्रांत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक हिंदी क्षेत्र, एक पंजाबी क्षेत्र। तो इसमें क्या था, जो हिंदी क्षेत्र था उनकी स्कूलों में, वहां के स्कूल और सरकारी दफ्तरों में हिंदी भाषा को प्राथमिक भाषा का दर्जा दिया गया, और पंजाब के जो क्षेत्र था उसमें पंजाबी भाषा को स्कूल और वहां के जो दफ्तर, सरकारी दफ्तर थे, उनमें पंजाबी भाषा को पहला दर्जा दिया गया था। लेकिन क्या हुआ था, यहाँ से आगे जो बहुत सारे जो सीमा, हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र की जो सीमा पर जो गांव थे, उनको लेकर बहुत सारा विवाद था। इसलिए जो ये सच्चर फॉर्मूला था ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था, इसमें बहुत सारी कमियां थी। अब इन कमियों की वजह से जो
हिंद पंजाब और हरियाणा को अलग करने की जो मांगे थी वे लगातार जारी रही थी। इसके बाद देश के अंदर और भी बहुत सारे राज्य थे जो भाषा को लेकर और अपनी संस्कृति और भाषा को लेकर अलग होने की, एक नए राज्य बनाने की डिमांड कर रहे थे। तो इन्हीं डिमांडों को पूरा करने के लिए अलग अलग राज्यों के जो भाषाई आधार पर अलग होने के जो उनके आंदोलन चल रहे थे, उनको देखते हुए केंद्र सरकार ने 29 सितंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन का आयोग किया जाता है। 29 सितंबर, हमें इस डेट को भी याद रख, जब हम एक राज्य के निर्माण के बारे में पढ़ते हैं कि एक राज्य का निर्माण जब भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर होता है, तो उसको निर्माण को पढ़ने के लिए हमने राज्य पुनर्गठन आयोग की डेट को भी पढ़ना पड़ता है। 29 सितंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का इसका गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का कार्य था कि उस समय देश के अंदर की जो सिचुएशन थी, जो जो राज्य भाषा को लेकर अलग होने की डिमांड कर रहे थे, तो इस आयोग का कार्य था वहां जाकर वहां की सीमा का निर्धारण करना और ये देखना कि इस राज्य को भाषाई आधार पर अलग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इस जो राज्य पुनर्गठन आयोग का 29 सितंबर 1953 को इसका गठन होता है। फिर यही राज्य पुनर्गठन आयोग एक अपनी टीम भेजता है हरियाणा में अप्रैल 1955 को, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में भी भाषा को लेकर विवाद था। तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसका गठन 29 सितंबर 1953 को हुआ था, ये राज्य पुनर्गठन आयोग एक अपनी टीम को हरियाणा में भेजता है अप्रैल 1955 में। ये सीमा आयोग अपनी टीम भेजता है और हरियाणा की ये रोहतक में ये टीम आती है। जो सीमा आयोग की जो ये टीम थी, ये रोहतक में अप्रैल 1955 को आती है। जब ये टीम सीमा आयोग की जब रोहतक में आता है और यहाँ पर ये देखता है हरियाणा की जो भाषा और यहाँ की संस्कृति और यहाँ के जो क्षेत्र था उसको देखता है, तथा पंजाबी भाषा, वहाँ की संस्कृति, उनके क्षेत्र को देखता है, तो ये सीमा आयोग, ये जो टीम थी, ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं और इस रिपोर्ट के तहत जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, ये हरियाणा राज्य को भाषाई आधार पर अलग होने की जो हरियाणा राज्य की जो डिमांड थी उसको ये कैंसिल कर देता है। सीमा आयोग जब अप्रैल 1955 में रोहतक में आया और यहाँ आकर इसने बहुत सारे रिसर्चें करी और यहाँ के लोगों से फीडबैक लिया कि हरियाणा को भाषा आधार पर अलग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। और देश के अंदर की स्थिति को देखते हुए ये सीमा आयोग भाषा और संस्कृति के आधार पर हरियाणा की जो डिमांड थी अलग होने की, उसको ये कैंसिल या निरस्त कर देता है। तो ये सीमा आयोग, लेकिन ये सीमा आयोग एक नया फॉर्मूला पेश करता है यहाँ पर हरियाणा में, क्योंकि जो इससे पहले जो सच्चर फॉर्मूला था इसके अंदर कुछ कमियां थी। सच्चर फॉर्मूले के अंदर कमियां क्या थी कि एक तो सीमावर्ती जो गांव और सीमावर्ती जो तहसीलें थी उनको लेकर विवाद था। हरियाणा और पंजाब के अंदर, हरियाणा हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र के अंदर जो सीमावर्ती गांवों को लेकर विवाद था, तहसीलों को लेकर विवाद था। तो ये जब सीमा आयोग यहाँ पर आया रोहतक में, तो ये अलग हरियाणा की जो मांग थी भाषा और संस्कृति के आधार पर, इसको तो कैंसिल कर देता है, लेकिन ये एक नया फॉर्मूला पेश करता है। ये फॉर्मूला था क्षेत्रीय फॉर्मूला। तो क्षेत्रीय फॉर्मूला जो पेश किया गया था अप्रैल 1955 में, इसको पेश किया गया था क्षेत्रीय फॉर्मूला को। और इस क्षेत्रीय फॉर्मूले की ये जो क्षेत्रीय फॉर्मूला था, ये सच्चर फॉर्मूले में सुधार करके ही इसको बनाया गया था। तो इसके अंदर बहुत सारी जो तहसील और जो डिस्ट्रिक्ट थे, वे बहुत सारे क्षेत्र, ये सच्चर फॉर्मूले की तहसील और डिस्ट्रिक्टों को शामिल किया गया था, लेकिन इसमें कुछ नए गांव और नई तहसीलों को भी इसके अंदर शामिल किया गया था। जैसे इसके अंदर मुख्य रूप से महेंद्रगढ़ और जींद को भी शामिल कर लिया गया था कि जो महेंद्रगढ़ और जींद है ये हिंदी क्षेत्र के हिस्से होंगे, तथा जो पटियाला है ये पंजाबी क्षेत्र का हिस्सा होगा। पटियाला, खरड़ और रोपड़ तहसीलें जो पहले अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती थी, खरड़ और रोपड़, ये इन दोनों को, और पटियाला डिस्ट्रिक्ट, इनको पंजाबी क्षेत्र के अंदर शामिल किया गया, क्योंकि इनको लेकर बहुत ज्यादा विवाद था। एक पटियाला को लेकर विवाद था, दूसरा महेंद्रगढ़ और जींद, इनको लेकर जो विवाद था इसको भी सुलझा लिया गया था इस क्षेत्रीय फॉर्मूला के तहत। तो क्षेत्रीय फॉर्मूला सच्चर फॉर्मूला के में जो कमियां थी उनको सुधार करके एक क्षेत्रीय फॉर्मूला सीमा आयोग ने पेश करा अप्रैल 1955 में।
और इस क्षेत्र फॉर्मूले में जिन तहसील और जिन डिस्ट्रिक्ट को लेकर हरियाणा और हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र में विवाद था उसको सुलझा लिया गया। और जो महेंद्रगढ़ और जींद जो थे इनको हिंदी क्षेत्र में शामिल किया गया, और जो पटियाला था इसको पटियाला को पंजाबी क्षेत्र में शामिल किया गया था। और भी बहुत सारे गांवों को इसमें हिंदी और पंजाबी क्षेत्र में बांटा गया था। तो इस प्रकार से सच्चर फार्मूला 1 अक्टूबर 1949 को आया। ये भीमसेन सच्चर ने इसको विधानसभा में पेश किया था। वहीं क्षेत्र फॉर्मूले को सीमा आयोग जो अप्रैल 1955 में रोहतक आता है, ये सीमा आयोग क्षेत्र फॉर्मूला को पेश करता है अप्रैल 1955 में। और इस क्षेत्र फॉर्मूले के तहत महेंद्रगढ़ और जींद को हिंदी क्षेत्र में शामिल किया जाता है तथा पटियाला को पंजाबी क्षेत्र में शामिल किया जाता है। और पंजाबी क्षेत्र में और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जैसे होशियारपुर, अमृतसर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट पंजाबी क्षेत्र के अंदर आते थे। ये जो क्षेत्र फॉर्मूला है ये अप्रैल 1955 में सीमा आयोग ने पेश किया था। हरियाणा के जो कांग्रेस विधायक थे उनके सामने ये पेश किया, और इसको जो विधानसभा थी उसके अंदर 24 जुलाई 1956 को क्षेत्र फॉर्मूला को लागू कर दिया गया। तो क्षेत्र फॉर्मूला से 2 डेटें पूछी जाती है। सबसे पहले जो सीमा आयोग है वह हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में आया था? रोहतक में आया था। और इस सीमा आयोग ने रोहतक में आकर एक फॉर्मूला पेश किया था जिसका नाम क्षेत्र फॉर्मूला रखा गया था। इस क्षेत्र फॉर्मूले के तहत महेंद्रगढ़ और जींद को हिंदी क्षेत्र में शामिल किया गया और पटियाला को पंजाबी क्षेत्र में शामिल किया गया था। अप्रैल 1955 में यह क्षेत्र फॉर्मूला पेश किया गया तथा इसको विधानसभा में 24 जुलाई 1956 को इस क्षेत्र फॉर्मूला को विधानसभा के अंदर लागू कर दिया गया। तो दोनों डेटे हमें इसकी याद रखनी है। अप्रैल 1955 में क्षेत्र फॉर्मूला पेश किया गया, 24 जुलाई 1956 को इसको लागू कर दिया गया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि फिर भी क्या होता है कि क्षेत्र सच्चर फॉर्मूला 1 अक्टूबर 1949 को आ जाता है, क्षेत्र फॉर्मूला अप्रैल 1955 को आता है। सारी तहसील और गांव और डिस्ट्रिक्टों को लेकर जो विवाद थे उनको हिंदी और पंजाबी क्षेत्र में बांट दिया जाता है। लेकिन फिर इसको क्षेत्र फॉर्मूला 24 जुलाई 1956 को ये लागू हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी विवाद नहीं सुलझाता क्योंकि 1957 में एक पंजाब के मुख्यमंत्री बनते हैं प्रताप सिंह कैरो। 1957 में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो बनते हैं। प्रताप सिंह कैरो हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र, पंजाब प्रांत के सभी क्षेत्रों की जो सरकारी स्कूलें थी उनमें पंजाबी भाषा को अनिवार्य कर देते हैं। हिंदी क्षेत्र की सभी स्कूलों में पंजाबी भाषा को अनिवार्य कर देते हैं। जो प्रताप सिंह कैरो पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे 1957 में, ये हिंदी क्षेत्र के सभी स्कूलों में पंजाबी भाषा को अनिवार्य कर देते हैं। अब क्या होता है कि जो हिंदी क्षेत्र के जो नेता थे यहाँ के, जैसे जनसंघ पार्टी के जो लीडर थे और यहाँ पर आर्य समाज था, ये इसका विरोध करते हैं कि भाई हिंदी क्षेत्र के अंदर आप पंजाबी भाषा को प्राथमिक भाषा बना रहे हो, इसको अनिवार्य कर रहे हो। हिंदी क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें तो पंजाबी आती नहीं है, आप इसको प्राथमिक भाषा क्यों बना रहे हो? यहाँ पर हिंदी भाषा होनी चाहिए। तो इसको लेकर ये विरोध और प्रदर्शन शुरू कर देते हैं तथा ये जो विरोध और प्रदर्शन है ये सबसे ज्यादा उग्र हो जाते हैं रोहतक और हिसार के अंदर। रोहतक और हिसार के अंदर जो विरोध और प्रदर्शन हो रहे थे बहुत ज्यादा उग्र हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि प्रताप सिंह कैरो इस सिचुएशन को संभालने के लिए एक क्षेत्रीय समितियों का गठन करते हैं, एक हिंदी क्षेत्रीय समिति और एक पंजाबी क्षेत्रीय समिति का गठन करते हैं। इस क्षेत्रीय समिति का मुख्य कार्य था कि इस समस्या को, जो पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र की जो भाषा को लेकर समस्या है, इसको किस प्रकार से सुलझाया जाए। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए हिंदी क्षेत्रीय समिति और पंजाबी क्षेत्रीय समिति का गठन करते हैं मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो। जो हिंदी क्षेत्रीय समिति थी उसके जो अध्यक्ष बलवंत तायल को बनाया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदी क्षेत्रीय समिति जो थी इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष बलवंत तायल को हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, 1960 का समय आता है और 1960 में जो मास्टर तारा सिंह ये एक पंजाब को अलग राज्य बनाने की अपनी मांग रख देते हैं और आंदोलन शुरू कर देते हैं।
मास्टर तारा सिंह। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मास्टर तारा सिंह पंजाब को अलग पंजाबी सूबा बनाने की मांग रखते हैं, कब रखते हैं? 1960 में, और ये आंदोलन शुरू कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, जब आंदोलन को गवर्नमेंट आंदोलन को बढ़ता हुआ देखती है तो प्रताप सिंह के इसको मास्टर तारा सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ जाता है, लेकिन धीरे धीरे फिर समय 1965 का टाइम आता है। 1960 में तारा सिंह आंदोलन करते हैं, पंजाबी अलग पंजाबी सूबा बनाने की डिमांड करते हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1965 में फतेह सिंह ये आंदोलन शुरू कर देते हैं और ये आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। आमरण अनशन मतलब ये तब तक आंदोलन से खड़े नहीं होंगे, या तो इनकी डिमांड थी कि या तो पंजाबी राज्य अलग पंजाबी राज्य बनाया जाए, मतलब वे तब तक अपने आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे तब तक पंजाबी राज्य नहीं बन जाता, चाहे उसकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। तो इनका फतेह सिंह जो आमरण अनशन करते हैं 1965 में, ये आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। लेकिन 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो जाता है, तो ये देश की स्थिति को देखते हुए या इमरजेंसी की कंडीशन को देखते हुए अपने आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। तो हमें इन सभी डेटों को याद रखना है। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। हमें सारी डेट याद रखने की। सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ? 1 अक्टूबर 1949 को। सच्चर फॉर्मूला के तहत शिमला ये हिंदी क्षेत्र के अंदर आता था। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग 29 सितंबर को इसका गठन हुआ। 29 सितंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग अपनी टीम को रोहतक में भेजता है अप्रैल 1955 को। और अप्रैल 1955 जब ये अपनी टीम भेजता है तो ये एक क्षेत्र फॉर्मूला लाता है, और ये क्षेत्र फॉर्मूला के तहत महेंद्रगढ़ और जींद को हिंदी क्षेत्र में शामिल किया जाता है तथा पटियाला को पंजाबी क्षेत्र में शामिल किया जाता है। और सारे सीमा जो जितनी भी समस्याएं थी सीमा को लेकर, सीमावर्ती जो गांव और तहसीलें थी उनको लेकर जितनी समस्याएं थी उनको सुलझाने के लिए एक क्षेत्रीय फॉर्मूला पेश करता है अप्रैल 1955 में। उसके बाद ये क्षेत्रीय फॉर्मूला 24 जुलाई 1956 को ये क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू होता है। और 1957 में प्रताप सिंह कैरो जो पंजाब के सीएम थे, ये सभी स्कूलों में हिंदी भाषा को अनिवार्य कर देते हैं। इसको लेकर फिर जनसंघ पार्टी, आर्य समाज विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। विरोध प्रदर्शन को सुलझाने के लिए फिर हिंदी क्षेत्र समिति और पंजाबी क्षेत्र समिति का गठन किया जाता है। हिंदी क्षेत्र समिति का अध्यक्ष बलवंत तायल थे। इसके बाद 1960 में मास्टर तारा सिंह आंदोलन शुरू कर देते हैं, अलग पंजाब की मांग रखते हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1965 में फतेह सिंह आमरण अनशन शुरू कर देते हैं और आमरण अनशन, लेकिन ये अपने अनशन को समाप्त कर देते हैं क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच के जो युद्ध के समय जो इमरजेंसी लगी थी उसको देखते हुए अपने जो आंदोलन था उसको समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। यहाँ से आगे क्या होता है? 1965 में जब ये अनशन शुरू कर देते हैं फतेह सिंह और ये अपने आंदोलन को समाप्त करते हैं, तो उसके बाद 23 सितंबर 1965 का टाइम आता है। मैंने जो ये डेटें लिखाई हैं, हमने जो ये डेट लिखे हैं, ये सारी डेटें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सबको हमें याद रखना है क्योंकि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन डेटों से भी पूछ ले जाते हैं कि किस डेट में कौन सी घटना घटित हुई थी। या जब हमारे डेट याद रहती है और डेट हमारे सीक्वेंस में याद होती है तो हमारे घटनाओं को याद करना आसान हो जाता है। तो 23 जब ये 1965 अप्रैल 1965 में इसका आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन के बाद ये जब समाप्त कर देते हैं तो सितंबर 1965 23 सितंबर 1965 को संसदीय समिति का गठन होता है। लोकसभा के अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह थे और सरदार हुकम सिंह हरियाणा और पंजाब को अलग लेने की जो डिमांड थी उससे ये अवगत थे। सरदार हुकम सिंह क्या करते हैं? 23 सितंबर 1965 को संसदीय समिति का गठन करते हैं। तो संसदीय समिति जो बनाई गई थी, ये संसदीय समिति बनाई गई थी हरियाणा और पंजाब के मसले को हल करने के लिए, इशू को रिजोल्व करने के लिए बनाई गई थी। इस संसदीय समिति की जो अध्यक्ष बनाए गए थे उसे सरदार हुकम सिंह को बनाया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसदीय समिति का गठन कब किया गया था? संसदीय समिति का गठन किया गया था 23 सितंबर 1965 को इसका गठन किया गया था। संसदीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जो संसद की जो ये कमेटी बनाई गई थी
तो इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वे सरदार हुकम सिंह को बनाया गया था। सरदार हुकम सिंह थे कौन? सरदार हुकम सिंह थे लोकसभा के अध्यक्ष। जो लोकसभा के अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह थे, इन्हीं को संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। संसदीय समिति का कार्य था कि हरियाणा और पंजाब के जो भाषा को लेकर अलग होने की जो मांग थी उसको रिजोल्व करने का। ये संसदीय समिति क्या करती है, अपनी एक टीम ये रोहतक संसद, यहां तक हमारे समझ में आ गया कि संसदीय समिति का गठन हुआ 23 सितंबर 1965 को। इसका अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह को बनाया गया था। उसके बाद क्या होता है, जब सरदार हुकम सिंह और इसकी जो टीम थी, संसदीय समिति की जो टीम थी, ये हरियाणा और पंजाब की यहाँ के जो सांसद विधायक थे और यहाँ के विधायक और अन्य जो पॉलिटिशियन थे, यहाँ के धार्मिक नेता थे या यहाँ के जो आम लोग थे, उनसे ये फीडबैक लेती है संसदीय समिति और ये उनसे हरियाणा और पंजाब को किस प्रकार से अलग किया जाए, इनकी सीमा का निर्धारण कैसे किया जाए और सीमा का निर्धारण कैसे किया जाए, इन सारों को लेकर ये फीडबैक लेती है संसदीय समिति। इसके बाद क्या होता है, फिर संसदीय समिति जो हरियाणा और पंजाब के भाषा और संस्कृति को लेकर अलग होने की जो डिमांड थी उसको स्वीकार कर लेती है संसदीय समिति। इसके बाद हरियाणा और पंजाब को अलग होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि किस प्रकार से इनकी सीमाओं को निर्धारण किया जाएगा, किस प्रकार से कौन सी तहसील कौन से गांव से होकर इन दोनों की सीमा गुजरेगी, इनकी जो राजधानी कौन सी होगी, इनकी जो हाई कोर्ट होगी वे कौन सी होगी। तो इसके बाद यहाँ से सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। तो 23 सितंबर 1965 को संसदीय समिति का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह को बनाया गया। ये संसदीय समिति फीडबैक लेती है यहाँ के धार्मिक नेताओं से, यहाँ के विधायकों से, सभी से फीडबैक लेने के बाद ये जो संसदीय समिति थी ये हरियाणा और पंजाब को अलग करने की जो सिफारिश थी उसको स्वीकार कर लेती है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये यहाँ पर हरियाणा के जो विधायक थे ये अपनी एक सभा बुलाते हैं, एक मीटिंग बुलाते हैं रोहतक के अंदर मीटिंग बुलाते हैं अक्टूबर 1965 को। संसदीय समिति का गठन हुआ 23 सितंबर को और इससे अगले ही महीने में अक्टूबर 1965 को हरियाणा के जो विधायक थे, यहाँ के जो पॉलिटिशियन थे या यहाँ की जो पार्टियां थी हरियाणा की, वे अपनी एक मीटिंग बुलाती हैं रोहतक में ये मीटिंग बुलाते हैं हरियाणा के सभी विधायक और सभी पार्टियां हरियाणा की, वे रोहतक में अक्टूबर 1965 को मीटिंग बुलाती है। और मीटिंग में क्योंकि इन्हें पता था कि हरियाणा और पंजाब यहाँ से आगे अलग होने, इनकी हरियाणा और पंजाब के अलग होने की जो डिमांड है उसको स्वीकार कर लिया गया है, तो अब ये डिमांड करते हैं, ये अपनी मांगे रखते हैं संसदीय समिति के सामने। जो ये रोहतक के अंदर मीटिंग हुई थी अक्टूबर 1965 में, हरियाणा के सभी पार्टी, हरियाणा के अंदर की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी थी, सभी धार्मिक नेता थे, वे सारे संसदीय समिति के सामने अपने 3 प्रस्ताव रखते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोहतक सभा कब हुई थी। रोहतक सभा हुई थी अक्टूबर 1965 में और रोहतक सभा के अंदर हरियाणा के जो लीडर थे वे अपनी कितने प्रस्तावों को रखते हैं, संसदीय समिति के सामने कितने प्रस्ताव रखते हैं। तो रोहतक सभा में ये 3 प्रस्ताव रखे जाते हैं। पहला प्रस्ताव क्या था इनकी जो डिमांड थी संसदीय समिति के सामने, पहली डिमांड थी कि हमें अलग हिंदी भाषी राज्य हमारे लिए बनाया जाए, कि एक हमारे लिए हिंदी भाषी राज्य होना चाहिए जिसके अंदर हिंदी बोलने वाले ज्यादा हों। तो पहली डिमांड इनकी संसदीय समिति के सामने ये रखी थी कि अलग हिंदी भाषी राज्य होना चाहिए। दूसरी जो डिमांड थी वह ये थी कि पंजाब के अंदर जो हिंदी बोलने वाले जो जिले हैं, हिंदी बोलने वाली जो तहसील हैं या गांव हैं जिनके अंदर हिंदी बोलने वाले ज्यादा लोग होते हैं, उनको हरियाणा के अंदर शामिल किया जाए। पंजाब के जो हिंदी क्षेत्र हैं, हिंदी बोलने वाले जिले, गांव, तहसील, उन सबको हरियाणा के अंदर शामिल किया जाए। ये दूसरी डिमांड थी। पहली डिमांड हमें अलग हिंदी भाषी राज्य दिया जाए। दूसरी डिमांड हरियाणा के अंदर जो हिंदी बोलने वाले जो गांव, जिले, तहसील है उनको हरियाणा में शामिल किया जाए। तीसरी डिमांड थी कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, दिल्ली उसके लगता हुआ उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान, इनके जो कुछ हिस्से हैं जिनकी संस्कृति और भाषा हरियाणा से मिलती जुलती है, उन जिलों को, उन तहसीलों को हरियाणा में शामिल किया जाए। तो ये 3 डिमांड है जो रोहतक सभा हुई थी अक्टूबर 1965 में।
उसमें इन 3 डिमांडों को इस संसदीय समिति के सामने रखा गया था। इसके बाद क्या होता है, फिर हरियाणा के अंदर जो हरियाणा में संघर्ष समिति थी, जो हरियाणा को अलग करने के लिए आंदोलन कर रही थी, संघर्ष समिति, यह संघर्ष समिति 3 मार्च 1966, यहां तक का टाइम गुजर गया। 23 सितंबर 1965 को संसदीय समिति का गठन हुआ। इसका अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह बनाए गए और यह संसदीय समिति हरियाणा और पंजाब की डिमांड को स्वीकार कर लेते हैं। और फिर इसके बाद रोहतक सभा होती है 1965 में, अक्टूबर 1965 में, और हरियाणा के जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां थी, ये संसदीय समिति के सामने अपनी 3 डिमांडें रखी थी इन्होंने। अलग हिंदी भाषी राज्य, पंजाब के अंदर के जो हिंदी बोलने वाले जो जिले तहसीलें हैं उनको हरियाणा में शामिल किया जाए, दिल्ली, यूपी और राजस्थान, इनके कुछ क्षेत्रों को या कुछ तहसील, कुछ जिलों को जिनके अंदर हिंदी बोलने वाले या हरियाणा के मिली जुली संस्कृति के लोग हैं, उनको हरियाणा में शामिल कर दिया जाए। ये अक्टूबर 1965 के बाद क्या होता है, हरियाणा में जो संघर्ष समिति थी, संघर्ष समिति ये लगातार हरियाणा को अलग करने के लिए आंदोलन करती रहती थी। ये हरियाणा की संघर्ष समिति चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में 3 मार्च 1966 को, चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में 3 मार्च 1966, हमें ये डेट याद रखनी है, 3 मार्च 1966 को ये फतेह सिंह से मिलती है। तो इसके बाद क्या होता है, जो नेक्स्ट साल के अंदर 1966 का जो टाइम साल आता है, 3 मार्च 1966 को जो हरियाणा की जो संघर्ष समिति थी, हरियाणा संघर्ष समिति, इसके जो ये मुलाकात करती है फतेह सिंह से, क्योंकि फतेह सिंह पंजाब को अलग करने की मांग रख रहे थे और जो हरियाणा संघर्ष समिति थी ये हरियाणा को अलग करने की मांग रख रही थी। तो ये हरियाणा संघर्ष समिति 3 मार्च 1966 को चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में फतेह सिंह से मुलाकात करती है। तो हमें ये भी डेट याद रखने है कि हरियाणा संघर्ष समिति किसके नेतृत्व में 3 मार्च 1966 को फतेह सिंह से मुलाकात करती है। तो चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में ये उससे मुलाकात करती है। तो ये सारी घटनाएं होती हैं। संसदीय समिति हरियाणा पंजाब की डिमांड को, हरियाणा और पंजाब को अलग होने की जो डिमांड थी उसको स्वीकार कर लेती है और रोहतक सभा होती है अक्टूबर 1965 में। इसमें हरियाणा की जो पार्टियां हैं वो अपनी 3 डिमांडें रखते हैं। तो इसके बाद जो संसदीय समिति है वह सीमा आयोग का गठन करती है, क्योंकि अब क्या था, जब हरियाणा और पंजाब दोनों अलग अलग राज्य की जो डिमांड थी होने की उसको स्वीकार कर लेगा, तो अब यहाँ से आगे का जो कार्य बचता है वह बचता है कि हरियाणा और पंजाब के जो किस प्रकार से यहाँ पर सीमा का निर्धारण किया जाए। तो फिर इसके सीमा का निर्धारण करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन करती है संसदीय समिति। सीमा आयोग का गठन किया जाता है 23 अप्रैल 1966 को। 3 मार्च को हरियाणा संघर्ष समिति देवीलाल के नेतृत्व में फतेह सिंह से मुलाकात करती है 3 मार्च को। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट मंथ आता है, मार्च के बाद अगला महीना आता है अप्रैल। 23 अप्रैल 1966 को हरियाणा और पंजाब के बीच में सीमा का निर्धारण करने के लिए सीमा आयोग का गठन करती है संसदीय समिति। ये जो सीमा आयोग गठित किया गया था, इसमें 3 लोगों का आयोग था, इसमें 3 लोगों को शामिल किया गया था। एक था जेसी शाह, MM फिलिप और S दत्त। जेसी शाह, MM फिलिप, S दत्त, तीनों नामों को हमें याद रखना है। सीमा आयोग का गठन कब किया गया था? 23 अप्रैल को। सीमा आयोग का गठन 23 अप्रैल, सीमा आयोग का गठन 23 अप्रैल 1966 को किया गया। सीमा आयोग में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, जेसी शाह, MM फिलिप, S दत्त। जेसी शाह को इस जो सीमा आयोग था इसका अध्यक्ष बनाया गया था, जेसी शाह को, और जेसी शाह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। तो जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश थे जेसी शाह, इनको इस सीमा आयोग का काम था हरियाणा और पंजाब के बीच में सीमा का निर्धारण करना। जो सीमा आयोग, इसका अध्यक्ष बनाया जाता है जेसी शाह को। इसमें 3 सदस्य थे, जेसी शाह इसका अध्यक्ष था। इसमें 3 सदस्य, जेसी शाह, MM फिलिप, S दत्त। और जो ये सीमा आयोग बनाया गया था इसका कार्य था हरियाणा और पंजाब के बीच में सीमा का निर्धारण करना। इस सीमा आयोग का गठन हुआ था 23 अप्रैल 1966 को। ये हमें इसके अंदर ये सारी बातें याद रखने, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक, सीमा आयोग का गठन कब हुआ? दूसरा, इस सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तीसरा, इस सीमा आयोग में कितने सदस्य थे और उनका नाम क्या था? ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं।
उसके बाद जब ये सीमा आयोग गठित हो जाता है 23 अप्रैल 1966 को, अब ये सीमा आयोग यहाँ पर आता है और हरियाणा और पंजाब के अंदर के जो तहसील और डिस्ट्रिक्ट इनका बंटवारा करता है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्टों को हरियाणा में शामिल किया जाए हिंद और कौन कौन से डिस्ट्रिक्टों को पंजाब के अंदर शामिल किया जाए। तो ये सीमा आयोग हरियाणा में ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जिनको हरियाणा में शामिल करता है, जैसे गुड़गांव को ये हरियाणा में शामिल करता है, महेंद्रगढ़, रोहतक, हिसार, जींद और चंडीगढ़। सीमा आयोग चंडीगढ़ को भी हरियाणा में शामिल करता है, लेकिन इसको लेकर बाद में बहुत सारा विवाद शुरू हो जाता है चंडीगढ़ को लेकर। फिर इसके बाद क्या किया जाता है कि चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त राजधानी बना दिया जाता है। तो सीमा आयोग चंडीगढ़ को भी हरियाणा में शामिल करता है, लेकिन विवाद बढ़ने की वजह से चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी बना दिया जाता है। तो हरियाणा में जो शामिल थे सीमा गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रोहतक, हिसार, जींद, चंडीगढ़, एक खरड़ तहसील आती थी अंबाला की, खरड़ तहसील, नारायणगढ़, ये अंबाला के अंदर आते थे। खरड़ तहसील, नारायणगढ़, अंबाला एवं जगाधरी, इनको हिंदी क्षेत्र में शामिल किया गया था। तो सीमा आयोग जिसका गठन 23 अप्रैल 1966 को हुआ, इसमें 3 सदस्य एस दत्त, MM फिलिप, जयसी शाह इसके अध्यक्ष, ये यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हरियाणा और पंजाब की सीमा का निर्धारण करते हैं और यहाँ के जिले और तहसीलों को डिवाइड कर देते हैं। इसके तहत हरियाणा के अंदर गुड़गांव, रोहतक, महेंद्रगढ़, हिसार, जींद, नारायणगढ़, अंबाला, जगाधरी, खरड़ तहसील और चंडीगढ़ को ये हरियाणा के अंदर शामिल करते हैं। लेकिन चंडीगढ़ को लेकर विवाद जब बढ़ता है तो चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी बना दिया जाता है। तो यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया है। इसके बाद क्या होता है, अब जब सीमा का निर्धारण हो गया, सीमा आयोग बना दिया गया। अब सीमा आयोग 23 अप्रैल 1966 को बना दिया। सीमा आयोग ने हरियाणा और पंजाब के जो सीमा का निर्धारण कर दिया और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में रहेंगे, कौन से पंजाब में, इनको जब बांट दिया तो बांटने के बाद ये सीमा आयोग संसदीय समिति के पास जाता है और इन्हें अपना रिपोर्ट पेश करता है। सीमा आयोग ने अपनी रिपोर्ट 18 सितंबर 1966 को पेश की थी। 18 सितंबर 1966 को। इसके बाद सीमा आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करता है 31 मई 1966। सीमा आयोग का गठन हुआ 23 अप्रैल 1966। इसने अपनी हरियाणा और पंजाब की सीमा निर्धारित कर दी और जिलों और तहसीलों को बांट दिया। और इसके बाद सीमा आयोग संसदीय समिति के सामने 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट पेश करता है। 31 मई 1966, 31 मई 1966 को ये रिपोर्ट पेश करता है। रिपोर्ट पेश की। अभी सीमा आयोग जिसके अध्यक्ष जयसी शाह थे, ये जब हरियाणा और पंजाब के जिलों को निर्धारित कर देते हैं, क्षेत्रों को निर्धारित कर देते हैं, तो फिर ये इसके बाद अपनी रिपोर्ट संसदीय समिति के पास पेश करते हैं। और संसदीय समिति जिसका गठन 23 सितंबर 1965 को हुआ था और उसका अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह थे। इसके पास जब ये पेश करता है तो सीमा आयोग अपनी रिपोर्ट कब पेश करता है संसदीय समिति के सामने? ये पेश करता है 31 मई 1966 को। रिपोर्ट मिलने के बाद संसदीय समिति क्या करती है? उसके बाद संसदीय समिति इस रिपोर्ट को संसद के अंदर पेश करती है और संसद के अंदर पेश करने के बाद फिर पंजाब और हरियाणा अलग राज्य बना देते हैं और पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित किया जाता है 18 सितंबर 1966। इन डेटों को हमें याद रखना है। सीमा संसदीय समिति गठित हुई 23 सितंबर 1965 को। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश करी 31 मई 1966 को। 31 मई 1966 को संसदीय समिति ने सीमा आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश करी संसदीय समिति के सामने। फिर इसके बाद क्या होता है, संसदीय समिति पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित करवाती है लोकसभा के अंदर। तो पंजाब पुनर्गठन एक्ट कब पारित किया जाता है? 18 सितंबर को। मई में रिपोर्ट पेश करी, फिर मई के बाद अप्रैल निकल गया, अप्रैल, सितंबर और 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित कर दिया जाता है।
और इस एक्ट के बाद ये जो एक्ट पारित किया गया था संसद के अंदर, ये पारित किया था उस समय के गृह मंत्री हुआ करते थे, होम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा ने पेश किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पेश आता है कि जो पंजाब पुनर्गठन एक्ट कब पारित हुआ था? 18 सितंबर 1966 को। पंजाब पुनर्गठन एक्ट संसद के अंदर किसने पेश किया था? संसद के अंदर इसको पेश किया था उस समय के जो होम मिनिस्टर हुआ करते थे गुलजारी लाल नंदा, इसने पेश किया था। और इसके बाद हरियाणा और पंजाब दो अलग अलग राज्य अस्तित्व में आते हैं। हरियाणा उस समय का बनने वाला 17वां राज्य था, भारत का 17वां राज्य बना था हरियाणा। 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित हुआ और 1 नवंबर 1966 को, सितंबर के बाद अक्टूबर का महीना निकल जाता है और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब दो अलग अलग राज्य बन जाते हैं, यानी हरियाणा राज्य का गठन निर्माण होता है। तो हरियाणा का निर्माण कब हुआ? स्वतंत्र हरियाणा राज्य का निर्माण जो होता है, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को होता है। हरियाणा जब बना था, यह हरियाणा भारत का बनने वाला एक 17वां राज्य था। हरियाणा कौन से नंबर का राज्य बना था? 17वें नंबर का राज्य बना था। तथा ये जो एक्ट पास हुआ था संसद के अंदर, ये कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो 18वें संविधान संशोधन के तहत। 18वें संविधान संशोधन के तहत संविधान संशोधन हरियाणा 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा 17वां राज्य बना था। तथा जब हरियाणा बना तो उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। 7 जिले थे। जब हरियाणा बना था उस समय हरियाणा में 7 जिले थे और इनको हमें एक ट्रिक से याद रखना है, घर JKM। ये जो जिले थे उस समय, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा का जब गठन होता है उस समय हरियाणा में कितने जिले थे, या हरियाणा का जब गठन हुआ, हरियाणा देश का कौन सा नंबर का राज्य बना था? 17वें नंबर का राज्य। और कौन से संविधान संशोधन के तहत हरियाणा का गठन हुआ था? 18वां संविधान संशोधन था उस समय ये। तो इसके तहत हरियाणा बना था। जब हरियाणा का गठन हुआ था, हरियाणा में कितने जिले थे? 7 जिले थे। 7 जिले कौन से, उनको हमें ट्रिक से याद रखना है, GHAR, घर, JKM। जी का मतलब होता है गुड़गांव। H का मतलब हिसार, गुड़गांव, हिसार। A मतलब अंबाला, R का मतलब रोहतक, J का मतलब होता है जींद, K का मतलब हो गया करनाल, M का मतलब हो गया महेंद्रगढ़। ये 7 जिले थे। अब यहाँ से आगे अब फिलहाल प्रेजेंट में 2024 तक हरियाणा में टोटल 22 जिले हैं और इसके बाद 7 जिलों के बाद जो 15 जिले जो बने हैं, ये किस किस डेट को बने, यहाँ से आगे हम जब जिलों का गठन पढ़ेंगे, प्रत्येक जिले के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई या कौन कौन से ऐतिहासिक इमारत यूनिवर्सिटीज का निर्माण हुआ है, उन सब के जो बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उस समय वहाँ हर जिले के बारे में, हर जिले के गठन की डेट को बताएंगे। तो ये आज हमारी हरियाणा उदय की कंप्लीट क्लास 1857 की क्रांति से लेकर और 1966 1 नवंबर 1966 तक हरियाणा को गठन को लेकर कौन कौन सा आंदोलन हुए थे और किस किस प्रकार से हरियाणा का गठन हुआ था, ये हमने आज पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम जो प्राचीन इतिहास के बारे में और समझेंगे और उसमें हम महाभारत और पूर्व पाषाण काल और उस समय के जो प्राचीन इतिहास के समय जो हरियाणा गठन हुआ, हरियाणा कैसा था, उसके बारे में दोबारा से पढ़ेंगे और इसको डीपली पढ़ेंगे ताकि किसी भी एग्जाम में हम आसानी से अपने क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाए। थैंक यू।